हेलो एवरीवन, सो टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पढ़ना है, वो क्या होता है। एंड फर्स्टली हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे कि क्या निकलता है। ठीक है, सो सपोज हमने रिएक्शन ले ली ए टू पी। ए आपके रिएक्टेंट है, पी आपका प्रोडक्ट है। तो सपोज लेट अस सपोज द रिएक्शन इज ए टू पी, और सपोज करना है कि ये जो रिएक्शन है वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। तो हमने ये बिल्कुल जनरलाइज सी, बहुत ही सिंपल सी आपने ये रिएक्शन लेनी है और आपको ज़्यादातर इसी तरह का आएगा, इसीलिए हमने ए टू पी आपकी एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को सपोज कर दिया। नाउ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया कि वो रिएक्शन जिसके लिए n इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ओके, तो हम इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने रेट कैसे कैसे निकाल चुके हैं, आप रेट किस किस तरह से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ क्या होता है। डिफरेंशियल का मतलब है उसमें डिफरेंशिएशन यूज़ हुआ होगा। ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ कौन सा होता था, जो कि हम इक्वेशन को देख के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में निकालते थे। कैसे, नाउ डिफरेंशियल रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिएक्टेंट की टर्म में रेट को लिखना है। तो बताओ रिएक्टेंट की टर्म में रेट को कैसे लिखा जाता है। आपको करवाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में आप रेट लिख सकते हो। अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिखना है तो सिंस ये रिएक्टेंट है तो आपका यहाँ पे माइनस साइन आएगा। एंड चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब आपने क्या करा, ये आपने पढ़ा हुआ था कि रिएक्शन को देख के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म्स में आपने रेट लॉ लिखना होता है, मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ आपने लिखा। तो आपके पास ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, रेट को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। सेकंड में आपने अकॉर्डिंग टू जो आपका रेट लॉ इक्वेशन थी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, रेट लॉ क्या हुआ, रेट लॉ इक्वेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, देखो रेट को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। एक है डिफरेंशियल रेट लॉ, उससे भी आपको सेम वैल्यू आती है। एक है रेट लॉ जो इक्वेशन होती है या फिर रेट एक्सप्रेशन होता है। तो वो रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, एंड जो रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट क्या है, ए है आपका, रेज टू द पावर। अब इसमें क्या करते हो, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास पहले से गिवन है कि ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दैट मीन्स ए के विद रिस्पेक्ट टू भी ऑर्डर आपने ज़ीरो लिख लिया। और समथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो कितना होता है, वन। किसी भी क्वांटिटी पे अगर पावर उसकी ज़ीरो हो तो वो उस क्वांटिटी को वन कर देती है। नाउ कंपेयरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस वी विल गेट, क्योंकि ये रेट है, फर्स्ट से भी आपको रेट निकला, सेकेंड से भी आपको रेट निकल गया, तो दोनों को अगर जब आपने इक्वेशंस को इक्वेट करा तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको मतलब क्या मिला, माइनस टी ए माइनस जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी, माइनस टी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के रेज टू द पावर ए नॉट। ठीक है, ए ज़ीरो और समथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। इसीलिए आपके पास क्या आ गया, डी ए। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है, और सारी कैलकुलेशन ध्यान रखना हम किस लिए कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तभी जो ये जनरलाइज्ड आपने ये रिएक्शन ली है उसके लिए पहले ही बता दिया है दैट द ऑर्डर इज ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। नाउ ए नॉट इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ रेट कांस्टेंट, और आपको ये तो लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, वेयर के इज़ द रेट कांस्टेंट। नाउ जो डी टी होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो डी ए इज़ इक्वल टू क्या बचा आपके पास, डी टी बच गया। ठीक है, के एंड डी टी बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने करना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है, तभी इसका नाम इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी पड़ता है, क्योंकि हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। देखो जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, मेडिकल वालों को अगर नहीं पता इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है तो ज़्यादा आपको या डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो फॉर्मूला यहाँ करवाए जाएगी आपको उतना ही लगना है और उतना आना आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड करना है आपको इंटीग्रेट,
और विद लिमिट, लिमिट क्या लेनी है आपने, विद लिमिट अभी समझ आ जाएगा ये लिमिट क्या है। विद लिमिट इनिशियल क्या लेना है, इनिशियल कंडीशंस लेनी है आपने कि टाइम आपने जो है वो 0 ले लेना है, और जो आपकी ए की वैल्यू है, मतलब जो आपका होता है 80 कह सकते हो, या ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है आपकी A0, क्योंकि क्या है जब टाइम 0 होता है तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको A0 आप लिखते हो। जब टाइम इज़ इक्वल टू टी है, मतलब सम टाइम हो चुका है, तो ए जो आएगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी उसको आप क्या लिखोगे, 80 लिखोगे। और 80 हमेशा 80 क्या सिंबलाइज करता है कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, कि जो ए आपका रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जितनी टाइम टी आपने टाइम चलाया और उसके बाद आपकी जो ए रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, ठीक है। तो आपकी ये फाइनल कंडीशन होगी। इनिशियल क्या हुई, इनिशियल हुई कि टाइम टी 0 है तो ए के लिए आपका A0 आता है, टाइम टी है तो ए के लिए 80 आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है, साथ में आपने ये लिमिट्स लगानी है ना। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो ये माइनस हम दूसरी साइड ले लेते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। इंटीग्रेशन को करना है DA इज़ इक्वल टू, अब ये देखो जो माइनस एंड के है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, याद रखना इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन पे इंटीग्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये जो के था और माइनस था इसको बाहर लिख लिया एंड इंटीग्रेशन किस में लगा दी, इंटीग्रेशन अंदर dt में लगाया। अब देखो, अब ये जो आपको साइन है दिस इज़ अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इसके नीचे लिखा होता है, नीचे क्या होता है, नीचे इनिशियल एंड ऊपर फाइनल वैल्यूज़ होती हैं। तो जो a है, a की इनिशियल वैल्यू क्या थी, A0, मतलब A0 से लिमिट हमें करना है। लिमिट मतलब उसको फिक्स कर दिया कि हमने A0 से AT के बीच में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और dt में टाइम t इज़ इक्वल टू 0 से लेके टी तक हमने इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब इंटीग्रेशन डी का होता है तो देखो डी स्टैंड क्या करता है, डिफरेंशिएशन का डी मान लो, ठीक है। जब ये इंटीग्रेशन ये डी के साथ आता है तो काइंड ऑफ ये कैंसिल हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन और ये डी वाला, अगर बाकी और कोई चीज़ें नहीं है तो अगर ये इंटीग्रेशन एंड DA DT डी ही है अगर, ठीक है, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो डायरेक्टली इसको आप कैंसिल करके, दिखाना नहीं है कैंसिल करके, बस मन में ये कर लो कि ये वाला साइन और डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको ए ही बचेगा। तो वैसे ये फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका ये है कि जब इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन करते हो, मान लो मैंने dx ले लिया, जनरलाइज कर रही हूँ मैं, और इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x1 से लेके x2 लिमिट तक, ठीक है। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन जो d है, सिर्फ अगर d है तो इंटीग्रेशन क्या करता है, d को हटा देता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दे देता है, ठीक है। मतलब इस तरह से देख लो कि इंटीग्रेशन से ये हट गया और आपको x मिल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपकी लिमिट x1 से x2 है वो यहाँ पर इसके अभी आगे थी, तो अभी क्या हो गया, ये पीछे लग जाती है, x1 और x2 हो जाती है। ध्यान से देखना, बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगने वाला है। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर अब इसको खोलते हो आप कि जो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करते हो, जो ऊपर वाली वैल्यू है पहले वो उसमें पुट करोगे, x की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस लोअर वाली वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, x1। तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन ये है। तो आपका ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही लगने वाला है, ठीक है। ये दिस इज़ द फॉर्मूला, ये याद कर लो। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी कि जो आपका DA है उसका क्या बन जाएगा, उसका सिर्फ A रह जाएगा और उसमें लिमिट कैसे लगेगी, A0 और AT वाली आपकी लिमिट लग जाएगी, इज़ इक्वल टू माइनस के, और जो आपके पास ये क्या बचेगा, यहाँ पे T टाइम बचेगा, उसमें T इज़ इक्वल टू 0 से T में आपकी लिमिट लग जाएगी ना। लिमिट को सॉल्व करोगे तो अपर माइनस लोअर हमेशा करते हैं, तो आपके पास आएगा AT माइनस A0, ठीक है, AT माइनस A0 इज़ इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे अपर माइनस लोअर लिमिट करोगे तो T की जगह T पुट करोगे तो सेम रहेगा ना, T की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये क्या आ गया, यू विल गेट एन इक्वेशन जो है AT इज़ इक्वल टू, AT इधर को रख लो और साथ में A0 दूसरी तरफ ले जाओ, A0 माइनस के
टी। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो आपके पास ये आई है, ये क्या आई है, दिस इक्वेशन इज़ द, लिख लो, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन फॉर, और ये किसके लिए है, फॉर पर्टिकुलरली, सभी के लिए सेम नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगी, तो ज़ीरो के लिए अलग है, बिकॉज हमने ये ज़ीरो की निकाली है। और ये दिस इज़ द डेरिवेशन। अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर निकालना हो और उसके लिए आपकी ये भी पूछी गई है कि मैकेनिज्म उसमें क्या है, किस तरह से होगा डेरिवेशन, तो आपको ये सारा लिख के यहाँ आपको ये प्रूव करना है। नाउ दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये इजीली हमारे निकल गई कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपका ये होता है ना। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो उसमें ये भी लिख लो कि ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, ये सब चीज़ें ना। ए नॉट हमेशा क्या होता है, अगर ए आपने रिएक्टेंट माना है तो ए नॉट होता है, नॉट का मतलब होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है, रिएक्टेंट ए, ठीक है, एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब टाइम जब रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मतलब टाइम जब ज़ीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो कितना अमाउंट है उस ए रिएक्टेंट का, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जो आपने ली है ए नॉट, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब ए टी क्या हो जाएगा, अब देखो ए टी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की ही कॉन्सेंट्रेशन है, बट वो क्या होगी एट टाइम टी, एट टाइम टी। मतलब क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो ये टी टाइम है, हमने टी टाइम के लिए रिएक्शन को चलाया, पहले तो ज़ीरो था टाइम, फिर हमने टी टाइम के लिए रिएक्शन को चलाया, तो आपने देखा उस टी टाइम बीत जाने के बाद आपकी रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बची। तो देखा जाए तो ये एक तरह से कौन सी है, रिमेनिंग, दिस इज़ द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑफ द रिएक्टेंट। ए नॉट तो इनिशियल होगा जिसके साथ आप रिएक्शन जस्ट स्टार्ट करने ही जा रहे हो, पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन होती है ए नॉट। टी टाइम तक आपने रिएक्शन को चलाया, उसके बाद कम तो होगी रिएक्शन आपकी, कम तो होगी आपके रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो जो कम हुई हुई है, मतलब जो रिमेनिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, वो होती है आपकी ए टी। नाउ के अगेन, के इज़ ईजी, ये क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज़ द रेट कांस्टेंट, एंड टी तो पता है टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए आपकी ये रिएक्शन चल रही है, चाहे लिख लो टी क्या होगा, टी इज़ द टाइम इन विच, ठीक है, ये भी लिख लो, इन विच कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए टी। ये दरअसल क्या है, टी वो टाइम है जितने टाइम में आपकी रिएक्शन हो रही है, और उसी टाइम में क्या हो रहा है, रिएक्शन के टाइम में ए नॉट से आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ए टी में कन्वर्ट हो रही है, जस्ट यही बता रहे हैं, ठीक है। और के की बात भी होगी, टी की भी बात होगी, ये सारे इसके आपके है कि क्या क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में ये चीज़ें क्या डिनोट करती है। याद रखना ए टी क्या होती है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ तो पता चल गई। अब क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाली इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गई। अब जब फर्स्ट ऑर्डर का निकलेगा उसके लिए आपकी डिफरेंट आएगी, बट उससे पहले क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, जो कि होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उसको भी हम इसी इक्वेशन से देखते हैं, तभी ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इससे ग्राफ्स भी कई इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं। कौन सा ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा है, फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ये जो ग्राफ्स होते हैं ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आता है, क्योंकि देखो सबसे पहले लिखो इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ इक्वेशन है, ठीक है, रेट लॉ है हमारे पास, वो क्या आया, रेट लॉ इक्वेशन है वो क्या आई आपके पास, वो याद कर लो, बार बार आपको लगेगी ए टी इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी।
ये है आपके पास, ठीक है। और आपने क्या करना है, आप कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के वर्सेस आपने ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन आप कौन सी लेंगे ये हमेशा याद रखना है जब भी बात करें। ये एक ट्रिक है टाइप, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जब भी आपके पास आए तो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लोगे, टाइम तो आपको दिख रहा है, टाइम इज़ ओनली 1। अब AT लोगे या A0 लोगे, अब देखना है आपको कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन की जब बात हो रही है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम AT उसको जो कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं वो मतलब AT की बात हो रही है, क्योंकि AT चेंज होती रहती है। अब A0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि A0 हमेशा फिक्स रहेगी, A0 एज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है ना, क्योंकि A0 क्या है, जो आपने इनिशियल स्टार्टिंग में ली, जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन ली, वो तो आपकी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्या होगा, AT आपका चेंज हो सकता है क्योंकि ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो जब भी आपके कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ्स बन रहे होते हैं, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन किसकी कौन सी ली जा रही है, यहाँ पे AT ली जा रही है, ठीक है। इसलिए ये ध्यान में रखना है आपको। तो अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, हमें कौन सी इक्वेशन के सिमिलर लग रही है, हमें लग रही है ये सिमिलर y इक्वल्स टू mx प्लस सी जो क्या होती है इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है, इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फॉर द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे कि इसको, इसके जो पैरामीटर्स है उसको कंपेयर करेंगे इस वाले के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कैसे लिख लिया हमने, इसको फिर से लिख लिया, AT इज़ इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट क्या है इसमें, A0 आपको कहा गया है कि कांस्टेंट है, तो हमने इसको पीछे लिख लिया A0, और माइनस KT को हमने आगे लिख लिया, सो दैट हम कंपेयर कर पाए, ठीक है। अगर वैसे ही आपको समझ आ रहा है कि कौन सा y है कौन सा x है, तो आप वैसे भी देख सकते हो। नाउ कंपेयर करोगे तो आपने ये चीज़ देखी कि x जो है इसमें आपने देखी, जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पर y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, तो आपने देखा AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। हमने रीअरेंज करके क्यों लिखी, सो दैट आपको पता चल जाए m क्या है इसमें, इंटरसेप्ट क्या है इसमें, ओके। अब क्या है, c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, m होता है, चाहे तो यहाँ लिखो अगर किसी को नहीं पता है, m क्या होता है स्लोप, एंड c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट होता है ऑफ द लाइन। अब देखो x यहाँ पर क्या है, हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, यहाँ पर x क्या है, हमने कौन कौन सी कंपेयर करी, दिस एंड दिस इक्वेशन। y यहाँ पे क्या है, पहले x देख लो, x यहाँ पर क्या है, x है यहाँ पे t, क्योंकि जो m है, m जो स्लोप होता है वो एक कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली आपका कांस्टेंट टर्म k तो कांस्टेंट है, टाइम तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब x इसमें t हो जाएगा, x क्या है इसमें t है, और y इसमें क्या है, y इसमें है AT, एंड जो स्लोप इसमें है m है, जो स्लोप है वो क्या है माइनस ऑफ k, एंड इसमें जो इंटरसेप्ट है, एंड इंटरसेप्ट आया आपके पास A0। आपके पास ये डाटा आ गया कि हमने जो स्ट्रेट लाइन थी इक्वेशन की उसको आपने देख के ये चीज़ें निकाल दी। तो अब हम इजीली x वर्सेस y ग्राफ निकाल सकते हैं, मतलब आपका कौन सा हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस आपका टाइम ग्राफ इजीली निकल सकता है, ओके। तो हमने उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो ये वाली लाइन होगी, ये वाली कौन सी होगी, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम ग्राफ, ठीक है। तो टाइम में क्या आ जाएगा, x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे हमेशा कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और कॉन्सेंट्रेशन भी कौन सी आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन की बात आए तो हमेशा AT लिख लो, ओके। अब आपने देखना है इससे प्लॉट कैसे करोगे, ठीक है। अब प्लॉट करने के लिए पहले तो आपके पास ये x एंड y पता चल गया, ठीक है। m एंड c की बात हम अभी बाद में करेंगे। देखो जब भी कोई लाइन को आप प्लॉट करते हो किसी ग्राफ में, तो कैसे करते हो, किसके ऑर्डिनेट्स निकालते हो, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे कि x पे कहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, y पे कहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे व्हेन, हम लिखेंगे व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, मतलब जब टाइम आपका 0 है, जब आपका टाइम 0 है, टाइम कौन सी एक्सिस में 0 होगा, देखो अगर ये वाली एक्सिस मैं ले रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन की एक्सिस, तो इस एक्सिस में, पूरी एक्सिस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। टाइम अगर इस एक्सिस पे देखना चाहो तो टाइम इस एक्सिस पे 0 होगा, और उसी तरह से इस एक्सिस पे अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ आपको टाइम ही मिलेगा। अगर इस एक्सिस में मैं AT मतलब कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहूँ वो 0 हो जाएगी।
इसी बात का फ़ायदा उठा के हमने देखा कि जब टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो है इस वाली लाइन में, ठीक है, इस वाली लाइन में, तो टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर पुट कर लो। टाइम जब आपका ज़ीरो आया तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो गई, ठीक है, टाइम ज़ीरो पुट करा तो ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी। व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो आपके पास ए टी की वैल्यू कितनी आ गई, इज़ इक्वल टू ए नॉट। बिल्कुल सिंपल मैथ है, जैसे आप 7th क्लास में करते थे। टाइम अगर ज़ीरो पुट करा है तो ए टी की वैल्यू ए नॉट आ गई। व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू, अब टाइम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरफ तो आपको ए टी की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पर जब टाइम आपका ज़ीरो है तो आपकी ए टी की वैल्यू क्या आई, ए टी की वैल्यू समवेयर यहाँ पे आएगी, जो क्या होगी, जो कि ए नॉट होगी। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया। और दूसरा क्या आएगा, दूसरे पे आप क्या करोगे कि जब आप ए टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो करोगे, जब आप ए टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो करोगे, मतलब इस वाली लाइन में एक एक बार, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है समझ तो एक एक बार दोनों को ज़ीरो करके करना है। टाइम को एक बार ज़ीरो कर लो, उस पर पॉइंट निकाल दो, और ए टी को ज़ीरो कर दो, फिर उस पर पॉइंट निकाल दो। ए टी को जब आपने ज़ीरो करा, ए टी को जब आप ज़ीरो करोगे तो टाइम की वैल्यू, जो टी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, तो आपके पास टी की वैल्यू आएगी। बस यहाँ पे ए टी ज़ीरो कर दो और यहाँ पे टी क्या आएगा, यहाँ पे ए नॉट दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, इजीली आ जाएगा। तो आपके पास आएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट मिला आपके पास, एक पॉइंट मिला आपके पास। अगर यहाँ पे टाइम जो है वो एक्स एक्सिस है तो एक पॉइंट मिला आपके पास 0 ए नॉट, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या मिला आपके पास मिला ए नॉट डिवाइडेड बाय के एंड 0। आपके पास इस तरह का मिल गया, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो आप देखोगे 0 और ए नॉट कहाँ पे लाई करता है, और ये क्या है, यहाँ पर एक्स एंड वाई लिखा जाता है, इसे एक्स एंड वाई लिखा जाता है, एक्स एंड वाई लिखा जाता है। अगर वैसे भी इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना तो यहीं से समझ जाओ कि जब टाइम इज़ इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाली एक्सिस पे, तो आपको क्या मिल रहा है, ए नॉट। बस यहाँ पे ए नॉट लगा दो, एक पॉइंट। अगर ए टी इज़ इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट और मिल रहा है जिसमें कि टाइम ए नॉट अपॉन के है, तो आप ये वाला कर लो। टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटेगा ए नॉट अपॉन के, आपके पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर आपने कोऑर्डिनेट से करना तो ये कोऑर्डिनेट्स आएगी, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपने इससे करना है, अब आपने इसे ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यही एक स्ट्रेट लाइन थी जिसकी हम बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। नाउ अब लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप भी होगा, इंटरसेप्ट भी होगा। स्लोप लाइन है, स्लोप है अगर लाइन का, तो स्लोप कितना हो गया, हमने पहले लगा दिया था कि स्लोप कंपेयर करके माइनस के आएगा, तो स्लोप आएगा कंपेयर करके माइनस के। और जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, वो कितना आएगा, इंटरसेप्ट कितना था, ए नॉट, वो भी आप लिखोगे ए नॉट। और वो इंटरसेप्ट क्या है, वो इंटरसेप्ट ये है जो लाइन इसके साथ बना रही है, ठीक है, वो ये है अगर देखना चाहो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और आपके पास ये ज़ीरो ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा। अब कुछ भी आ सकता है, आपको स्लोप निकालने को भी आ सकता है, आपको इंटरसेप्ट भी पूछ सकते हैं क्या है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इस तरह से आपका होता है, ठीक है। देखो इसमें एक और बात है कि हमने अभी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का तो कर लिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी निकाल दिया, ठीक है, बट आपने देखा होगा कि हमने कौन सी रिएक्शन ली थी, हमने ली थी A to P, मतलब उसमें सिंगल था, सिंगल मॉलिक्यूलैरिटी अगर बोला जाए तो वो क्या थी, सिंगल थी, वन थी सिर्फ, ठीक है। जो कॉफिशिएंट था, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट रिएक्टेंट A का, वो 1 था। पर आपके पास रिएक्शंस ऐसी भी तो आती है, मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो वैसे उनसे आएंगे, बट समटाइम्स क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अगर पूरा आप पढ़ रहे हो तो साथ में ये भी कवर करते चले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन स्पेशल ऑर्डर काइनेटिक्स कौन सी होगी, इफ़ रिएक्शन इज ऑफ टाइप कौन सी, जैसे कि 3A gives to
3a गिव्स टू p, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे लिख लो कोफिशिएंट इज देयर, कोफिशिएंट इज देयर, मतलब कोफिशिएंट अदर देन 1 होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम जल्दी से देखेंगे वो कैसे कैसे होता है। तो देखो फिर से वही डिफरेंशियल जो रेट लॉ इक्वेशन होती है फिर से वही लगाएंगे, तो उसके लिए रेट क्या आ जाएगा। आप देखो रिएक्शन से जो रेट लिखते हो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब जिसमें डी आता है, तो उसमें क्या करोगे कि जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का वो भी तो लेते थे आप जब रेट लॉ की इक्वेशन लिखते थे, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट इज इक्वल टू आप कैसे लिखोगे, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है और वो कम हो रहा है, और माइनस लिखोगे 1 डिवाइड बाय स्टोइक्योमेट्री आती थी, तभी आप लिख सकते थे dA अपॉन dt, वरना विदाउट दिस स्टोइक्योमेट्री ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dA। अब रेट जब लिखना है तो मैंने कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि स्टोइक्योमेट्री आपकी होनी चाहिए सही, ठीक है, स्टोइक्योमेट्री सही होनी चाहिए, स्टोइक्योमेट्री आनी चाहिए। तो आपकी यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री आ गई, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट ये आ गया रेट, और सेकंड जो रेट लॉ से आप निकालते हो, रेट लॉ से आपका क्या निकलेगा, रेट लॉ से रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू दी पावर 0, क्योंकि ये जो ज़ीरो है हमने यहाँ पे सपोज किया, और साथ में लिख लो कि ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये पहले से ही आपने बता दिया, तभी तो आप इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हो, दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू 0 ऑलरेडी। तो अगर आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो उसमें आप A0 ज़रूर लिखोगे। अब क्या हुआ, कंपेयर करोगे दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या आएगा आपके, रेट दिस एंड दिस इज इक्वल टू -1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू KA0 A0, ठीक है। a रेस टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो माइनस है वो भी दूसरी साइड ले जाओगे, 3 है उसको भी दूसरी साइड ले जाओगे, dt को भी दूसरी साइड आप ले जाओगे, और मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ आपके पास क्या आएगा, सिर्फ dA आप इधर को रखोगे इज इक्वल टू -3k, ठीक है, -3 उधर चला जाएगा, और आपके पास यहाँ पे A0 बन गया, और नीचे से dt आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप आता है, इंटीग्रेट। मैं इसीलिए बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप एक्सप्रेशन निकालोगे वो आया कैसे, ठीक है। आप इंटीग्रेट करोगे होल इक्वेशन को, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास dA वही फिर से A0 से AT पे लिमिट लगाओगे इज इक्वल टू -3k जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, dt की इंटीग्रेशन क्या करोगे, t इज इक्वल टू 0 से t तक, और ये dt आ गया। एंड इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता है कि ये dA होगा तो इसका a बन जाएगा, और जो लिमिट है अभी आगे थी अभी ये इसके पीछे लग जाएगी, इज इक्वल टू -3k, ठीक है। और t की वैल्यू क्या आ गई, 0 से t आ गई। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे AT माइनस A0 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -3k एंड t आपके पास आ गया, क्योंकि आपने इस तरह से निकाला। तो इसका मतलब आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो इक्वेशन है वो क्या आई, तो यहाँ कर लो, ठीक है, यहाँ पे फिर से कर लो, आपके पास नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो आपके पास आई वो आई AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT। तो ध्यान से देखना आप, आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ये आ गई फॉर किसके लिए, फॉर दिस रिएक्शन। अगर यहाँ पे 3a था तो यहाँ पे 3k आया, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे आपको A टू P वाली ही आएगा, मतलब AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT वाली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बट आपने क्या देखा, अब यहाँ से इस पूरी डेरिवेशन को करवाने का मतलब यही था कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये आया कैसे। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री 3 लगी थी तो K की जगह आपका यहाँ पे एक ये जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी आ गया। इसका मतलब आपने क्या सीखा, हमेशा याद रख लो, दैट मीन्स कि जब भी आपकी यहाँ पे कोई स्टोइक्योमेट्री होगी तो K मतलब यहाँ पे याद रख लो मीन्स K चेंजेस टू
चेंजेस टू 3k। मतलब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 3 है जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसमें फिर k की जगह जहाँ जहाँ k आता है उसकी जगह आपको 3k लगाना है। यही इसका शॉर्टकट समझ लो या कोई ट्रिक समझ लो, यही है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द ट्रिक। मतलब ये 3 हमेशा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 3a है, अगर 3 स्टोइकियोमेट्री है तो यहाँ पे k की जगह आप जस्ट 3 कर लो, वो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आप एक और चीज़ देखो। ठीक है। सिमिलरली क्या करोगे अगर आपकी इक्वेशन किस तरह की है। सपोज आपकी इक्वेशन है 5/2। ठीक है। a से p जा रही है, तो बताओ इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो जस्ट आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ k आएगा उसकी जगह आप 5/2k लगाते चले जाओगे। दिस इज़ द ट्रिक। ठीक है। तो आपने देखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देखो आपको पता था क्या होता है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और गिवन है ये ज़ीरो ऑर्डर है। ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं, ज़ीरो ऑर्डर है। तो आप क्या करोगे, ए टी इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आना था। ए टी इक्वल्स टू माइनस इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आना था, बट माइनस के टी की जगह आप -5/2 लिखोगे। ठीक है। आगे आपको समझ, के की जगह आप स्टोइकियोमेट्री के साथ के लगा के उस चीज़ को लिखोगे। नाउ दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रिएक्शन क्या है आपके पास, रिएक्शन ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समटाइम्स एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि अगर आपको ये इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर की दे दी तो बताओ इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाएगा। जहाँ पर भी जो भी एक्सप्रेशन में आपका के है, के की जगह बस आपका स्टोइकियोमेट्री के साथ वो के लगा दो। मतलब 3 है यहाँ पे तो 3k लगाओ, अगर 5/2 है तो 5/2k लगाओ। ठीक है। नाउ लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से इक्वेशन आपको आ जाता है समटाइम्स कि एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन से हैं। मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया, बट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन से देते हैं। तो एनसीईआरटी में आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है जो कि आपको याद करके जाने ही हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं और अदर क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। नाउ द फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है वो ज़ीरो ऑर्डर की होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की प्रेजेंस में होने वाली जो रिएक्शन होती है वो मेनली आपकी ज़ीरो ऑर्डर की होती है। मतलब जहाँ पे आपको एच न्यू दिख जाए, दैट मीन्स सपोज अगर आप ए टू बी रिएक्शन जा रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये फोटोकेमिकल है, फोटोकेमिकल का कैसे पता चलता है कि आपका रिएक्शन के ये जो आपका एरो है उसके ऊपर एच न्यू लिखा होता है। अब ये एच न्यू क्या है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू क्या होता है, एनर्जी के फोटोन्स होते हैं। ठीक है। जो एनर्जी होती है वो फोटोन की प्रेजेंस में आती है, तो ये एच न्यू एनर्जी है। ठीक है। एच न्यू लाइट है, तो उसके बाद क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल है रिएक्शन, तो आपकी ज़ीरो ऑर्डर हो गई है। तो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल किस तरह से हो सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के, जैसे H2 + Cl2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस एच न्यू की प्रेजेंस में, मतलब क्या है, यहाँ लाइट लिखा हो या एच न्यू लिखा हो सेम चीज़ है, उसकी प्रेजेंस में ट्वाइस ऑफ HCl बनता है। नाउ दिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। एच न्यू की जगह आपको लाइट भी गिवन हो सकता है। तो अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ये क्या होगा, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर आप इसका रेट लिखना चाहो, रेट इज़ इक्वल टू क्या होगा, के H2 raised to the power 0 and this is also important Cl2 raised to the power 0, क्योंकि आपको H न्यू से पता चल गया कि इसका क्या है, ज़ीरो ऑर्डर आपकी रिएक्शन आनी है। तो इसका मतलब आपने 0 लिख लिया, क्योंकि ओवरऑल जो रेट है, ओवरऑल जो ऑर्डर है वो 0 + 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे ना डिपेंड करके रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी लाइट की है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। इसमें जो ये रिएक्शंस है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया, अगर आपको आ जाए। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एंजाइम ठीक है, कैटेलिसिस रिएक्शन। ठीक है। जिसमें आपकी एंजाइम इन्वॉल्व होगी, उसमें भी कुछ आपकी जो रिएक्शन होती है वो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आपके पास आ सकता है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है। और थर्ड आती है आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड। आप लिखोगे डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑफ गैसेस
ऑन सॉलिड सरफेस, कोई सॉलिड सरफेस होगा उस पर गैसेस की डिकम्पोजिशन हो रही है सरफेस एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से डिकम्पोजिशन हो रही है, हाई प्रेशर दिया जा रहा है, इसी वजह से कोई आपका सरफेस है उस पर डिकम्पोजिशन हो रही है। जैसे एग्जांपल आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है आपका कि जब आप ट्वाइस ऑफ NH3, ट्वाइस ऑफ अमोनिया को प्लैटिनम के सरफेस, देखो जो ये प्लैटिनम कैटलिस्ट वगैरह है ये क्या करते हैं, ये आप सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर भी सरफेस वाली रिएक्शंस आ गई मोस्टली वो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। मतलब प्लैटिनम सरफेस प्रोवाइड करेगा तो आपके ये N2 + 3H2 में ये वाली टूट जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है इस गैस की, ठीक है, इसकी फॉर्म में, ठीक है। तो आप अगर इसका रेट लिखना चाहो तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। सिंस आपको पता चल गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ज़ीरो आता है यहाँ पर, ठीक है। रेट लॉ इस तरह से आता है इसका। तो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लैटिनम सरफेस, सरफेस आ गया तो दैट मीन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट भी कर लेते हैं, वो भी आपको गिवन है एनसीईआरटी में। डिकम्पोजिशन फिर से वही है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड HI ऑन गोल्ड सरफेस, मतलब जो गोल्ड का सरफेस है उस पे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन हो रही है। तो ऑब्वियसली सरफेस कहीं प्रोवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स दिस इज ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के भी एग्जांपल्स आ गए। सो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाफ लाइफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और साथ ही साथ जो ज़ीरो ऑर्डर के जो भी जितने भी ग्राफ बन सकते हैं वो हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।